नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऑपरेशन कमल पुराना हो गया, 18 साल पुराना। पहली बार 2008 में कर्नाटक में इसका इस्तेमाल किया था, इस शब्द का, इस ऑपरेशन का, येदियुरप्पा ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को इस्तीफा दिलवाया था और फिर बाई इलेक्शन में उनको जिताकर अपनी सरकार को सुदृढ़ किया था। हालांकि वो अलग बात है कि वो सरकार ज़्यादा समय नहीं चली, लेकिन तब से जब भी दल बदल होता है, ख़ासतौर से अगर बीजेपी कराती है, तो उसको ऑपरेशन कमल कहा जाता है। ऑपरेशन कमल पुराना पड़ गया है। अब नया ऑपरेशन शुरू हुआ महाराष्ट्र में, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 लोकसभा सदस्य जीते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसमें से 6 टूटने को तैयार है। स्पीकर को जब चिट्ठी दी जाएगी तब कंफर्म होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी 5 ही हैं, एक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लेकिन संजय राउत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो गाली दी, वैसे तो मराठी की बात करते हैं, लेकिन गाली के लिए उन्होंने हिंदी के शब्द का इस्तेमाल किया, अपने सांसदों के लिए, अपने नेताओं के लिए। और उस गाली को सुनने के बाद कोई भी जरा सा भी जिसमें स्वाभिमान होगा वो उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें संजय राउत है। तो संजय राउत ने ये गाली देकर अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया। उन्होंने मान लिया कि उनके सांसद चले गए हैं। अब उनके एक सांसद कह रहे हैं कि हमने व्हिप जारी किया है और बैठक बुलाई है संसदीय दल की, इन सबको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो सदस्यता जाएगी। अब वो बहुत पुराने सांसद हैं, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि व्हिप जो है केवल सदन के अंदर काम करता है। वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहीं तक सीमित रहता है। और वो भी हर परिस्थिति में नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में आप व्हिप जारी नहीं कर सकते। और मान लीजिए कि किसी पार्टी ने कर भी दिया तो उसका उल्लंघन करने पर, क्रॉस वोटिंग अगर कोई करता है तो उसके आधार पर उसकी सदस्यता नहीं जा सकती है। तो व्हिप का तो कोई मतलब ही नहीं है। 10th शेड्यूल साफ साफ कहता है, मैं पिछले दिनों से बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात कहता है कि 2/3 सदस्य विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, विधान परिषद के हों, अगर वो अलग होते हैं तो उनको किसी पार्टी में अपना विलय करना पड़ेगा, तो उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। और 9 का 2/3 6 सदस्य होते हैं। तो ये 6 सदस्य कहाँ जाएंगे? एनसीपीआई में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे शिवसेना में, जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं। तो उनकी एक तरह से घर वापसी होगी। तो और ये काम जो है आज या कल में हो जाने वाला है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी है एनडीए का। वो लक्ष्य अब बहुत मुश्किल दिखाई नहीं देता। लेकिन ऑपरेशन लोटस, फिर ऑपरेशन टाइगर, ये दोनों पुराने पड़ रहे हैं लगता है। एक नए ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो गई है और वो ऑपरेशन लाल टोपी है। ये नाम मैंने दिया है और किसी ने कहा नहीं इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सुभाषपा जो पार्टी है उनकी, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बहुत से सांसद, 25 शायद उन्होंने संख्या बताई, वो भाजपा में आने को तैयार हैं। और उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और अखिलेश यादव के चचेरे चाचा हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया है कि ये सांसद आपकी पार्टी में जा सकते हैं सपा के। अब मुझे इस पर विश्वास नहीं होता रामगोपाल यादव ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात न हुई हो, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में बड़ी बेचैनी है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं और अभी आगे आने वाले समय में बार बार कहूँगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो राजनीतिक सुनामी थी। अभी आप देखिए क्या क्या बहता है उसमें। और ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब नतीजा है पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आने के बाद का। तो समाजवादी पार्टी में टूट हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं,
लेकिन मेरा अनुमान है, वो गलत भी हो सकता है, कि समाजवादी पार्टी से अगर सांसद और विधायक टूटेंगे तो भाजपा में नहीं आएंगे, वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। ऐसी चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई नेता, सांसद और विधायक हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। भाजपा के साथ आने के बाद उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने पर उनको मुस्लिम वोट मिल सकता है। उसके अलावा मायावती के पास सबसे बुरी हालत में जब वो राजनीतिक रूप से हैं तब भी 13% वोट है, सॉलिड वोट है, इसलिए उनको ज़्यादा सुरक्षित लगता है। और फिर उसके अलावा अगर वो भाजपा में चले गए, मान लीजिए एक क्षण को, जो कि मुझे लगता है ऐसा होने वाला नहीं, मान लीजिए कि चले गए, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि 2029 में भाजपा उनको फिर से टिकट देगी। तो टिकट की सुरक्षा बहुजन समाज पार्टी में है, और अगर केवल 3 साल के लिए अपने को बचाना है तो वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर अपने घर का समीकरण नहीं बिगाड़ना चाहेगी, क्योंकि जिन लोगों को हरा कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिन उम्मीदवारों को हरा कर आए हैं, उनको अगर उनको ये लगा कि अब ये आ गए हैं, इनको टिकट मिलेगा, तो पार्टी के अंदर असंतोष हो सकता है। भाजपा के लिए इनका समाजवादी पार्टी से अलग होना एसेट के रूप में है। अगर ये भाजपा में आ जाते हैं तो ये लायबिलिटी बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो है इस लायबिलिटी को स्वीकार करने को, लेने को तैयार होगी। उसका काम इसी से चल जाता है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं। बहुजन समाज पार्टी अगर सदन में, मान लीजिए, ये सब अनुमान है, अभी इसमें कंक्रीट कुछ नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है, ये चर्चाएं हैं, तो अनुमान है कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी, ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सदन में न करे। लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वोटिंग के समय वो एब्सटेन कर जाए। एब्सटेन करने का मतलब है 2/3 की जो रिक्वायरमेंट है, जो संख्या है, वो और नीचे आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आने के बाद से बहुत ज़्यादा निराशा और हताशा है समाजवादी पार्टी में। आप देखिए, लगातार मज़ारें और मस्जिदें जो अवैध हैं वो तोड़ी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आपको समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता का, और उसमें शामिल करता हूं मैं अखिलेश यादव को भी, किसी का बयान आया क्या? याद कीजिए, अखिलेश यादव एक समय रोज़ बयान देते थे, जो सड़क पर घूम रहे सांड हैं उन पर बयान देते थे। यहाँ मस्जिदें और मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, अवैध हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अवैध है? वो मुसलमानों से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके लिए जो है सब वैध है। मुसलमान अगर ज़मीन पर कब्जा कर ले, मुसलमान मकान पर कब्जा कर ले, मुसलमान माफिया हो जाए, मुसलमान आतंकवादी हो जाए, समाजवादी पार्टी के लिए वो सब स्वीकार्य है। इस सब के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। संभल में जिस तरह से हुआ है, सफाई अभियान चला है, उस पर एक बयान अखिलेश यादव का नहीं आया है। संभल एक बार नहीं गया। इससे पहले, योगी जी की सरकार बनने से पहले, 9 साल पहले, अगर एक मस्जिद की एक ईंट भी गिरी होती तो सपा का डेलीगेशन जो है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति कहाँ कहाँ पहुँच गया होता। तो इस समय देश में अगर सबसे ज़्यादा डरी हुई कोई पार्टी है तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है सामने कि उनकी पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस दीदी, जो जिनके साथ वो बड़ी मजबूती से खड़े थे, चुनाव प्रचार भी करने गए थे, और उनकी जो कंपनी काम कर रही थी पश्चिम बंगाल में, आईपैक, उसकी सेवा भी लेने को तैयार थे। कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, नतीजा आया, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आई बात, मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव हारी ममता बनर्जी और पैसा खत्म हो गया अखिलेश यादव का। अब इसमें इन दोनों बातों में क्या नाता है, ये समझना जरा कठिन काम है कि ममता बनर्जी के हारने से अखिलेश यादव के पास पैसा कैसे खत्म हो गया। अगर ममता बनर्जी जीत गई होती तो अब तक आईपैक से जो है समाजवादी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता। लेकिन अभी बात, जो राजनीतिक परिस्थिति है इस समय, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो रही। केवल मामला ये नहीं कि ये 6 सांसद जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि विधायक, 16 विधायक, 20 विधायक हैं
उद्धव ठाकरे के पास, उसमें से 16 विधायक टूटने को तैयार हैं और बीएमसी में कॉरपोरेटर टूटने को तैयार हैं। तो ऊपर से नीचे तक टूट हो रही है। और उद्धव ठाकरे हो या टीएमसी हो, जो भी दूसरे दल हैं जो टूट रहे हैं, वो आरोप ज़रूर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है इनको। लेकिन दो सवाल है, आखिर ये आपकी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, कॉरपोरेटर बिक क्यों रहे हैं? एक। दूसरा सवाल ये है कि उनको आपकी पार्टी में अपना कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है। टीएमसी की हालत ये हो गई है कि टीएमसी के नेता घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। और डर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, डर पुलिस का नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों का नहीं है, डर आम जनता का है। आम जनता अंडे और चप्पल फेंक रही है। ये हाल हो गया है टीएमसी के लोगों का। तो ये डर बहुत सी पार्टियों के मन में समा गया है। समाजवादी पार्टी, चूंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा डर उनके मन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें वो जीत गए, तो उनको लगा कि अब हमारी वापसी होने वाली है। वो सारी गलतफहमी, वो जो सारा सपना था, वो सब चकनाचूर हो चुका है। और चकनाचूर तो मेरा मानना है पहले ही हो गया था। मैं 2024 के चुनाव नतीजे को एक अपवाद मानता हूँ, वो नियम नहीं है। जैसे बाढ़ का पानी नदी का जलस्तर नहीं बताता, वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा देश की राजनीति की जो जमीनी वास्तविकता है उसको नहीं बताता। लेकिन वो जो गलतफहमी थी अखिलेश यादव की, वो भी दूर हो रही है। अब उनको डर लग रहा है। पहले वो डराने की कोशिश कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वैसा कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अब उनको डर लग रहा है कि उनकी पार्टी का क्या होगा। सरकार आएगी इसकी तो बात ही भूल जाइए। आप सिर्फ 15 दिन, महीने भर इंतज़ार कीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। ऐसा दावा करने वाले आपको समाजवादी पार्टी में शायद ही कोई मिले। मंच पर सार्वजनिक रूप से भले ही पार्टियां बोलती रहती हैं, पार्टी के लोग कुछ भी बोलें, लेकिन अकेले में बंद कमरे में बात करके देखिए, कोई समाजवादी पार्टी का नेता ये दावा आपको करता हुआ नहीं मिलेगा कि उसकी सरकार आ सकती है। आएगी नहीं, आ सकती है, ये भी बोलने की हालत में नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने ये जो फुलझड़ी छोड़ी है, उन्होंने राम गोपाल यादव को चुनौती दी है कि अगर आपने नई चिट्ठी लिखी है तो आप आकर सामने खंडन कीजिए, लिखी है तो दिखाइए क्या चिट्ठी लिखी है। अब मामला जो है समाजवादी पार्टी के पाले में है। समाजवादी पार्टी इसका क्या जवाब देगी? समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों में वो स्थिति वही है जैसे कबूतरों के बाड़े में आप बिल्ली को छोड़ दें। सब इधर उधर भाग रहे हैं, अपना अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस पुराना हो गया। पश्चिम बंगाल में जो होना था हो चुका है। विधायक जा चुके हैं, 80 में से 64 टीएमसी के विधायक अलग हो चुके हैं। 28 में से 20 सांसद अलग हो चुके हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो एक नॉन एंटिटी जैसी जो पार्टी है एनसीपीआई, उसमें उन्होंने अपना मर्जर कर दिया। और आपको आज कल में सुनने को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों ने, जो 2/3 होता है, उन्होंने अपने गुट का विलय शिवसेना में कर दिया है, जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं। उसके बाद आपको चर्चा, उसके बाद आपको खबरें मिलना शुरू होंगी समाजवादी पार्टी के खेमे से। समाजवादी पार्टी का पतन उत्तर प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पहली बार 2007 में जब सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की, और फिर 2012 में सत्ता से बाहर हुए, तो 12 के बाद पहली बार बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवसर दिख रहा है मेन स्ट्रीम में आने का। सत्ता की दावेदार अब भी नहीं होने वाली हो, लेकिन राजनीति के मेन स्ट्रीम में आने का। और आज मैं कह रहा हूं, आज 17 जून है, 17 जून 2026। अगर मार्च 2027 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा, उस समय आपको नंबर 2 की पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिख जाए तो चकित मत होइएगा।
ये असंभव नहीं है, लेकिन अभी संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन ये संभावना के दायरे में आ गया है। समाजवादी पार्टी की जो हालत है, अखिलेश यादव की जो हालत है, उसको देखते हुए उनकी पार्टी का कोई भविष्य बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है। इन 9 सालों में समाजवादी पार्टी ने जमीन पर कुछ नहीं किया। 2024 में परिस्थितियां ऐसी बनी, मुद्दे ऐसे बने कि उसका लाभ मिल गया समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश यादव को लगा कि हमारा जनाधार बढ़ गया है। तो 2022 में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और 27 में जो होगा, इन 5 सालों के बीच में समाजवादी पार्टी का सामाजिक जनाधार घटा है, समाजवादी पार्टी का भौगोलिक विस्तार जो होता हुआ दिख रहा था वो घटा है, और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व के सामने खड़े होते हैं तो बहुत बौने नजर आते हैं, और लोगों को समझ में आता है कि दोनों में फर्क क्या है। अब ये बात भाजपा के लोगों को बताने की नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या फर्क है, ये लोग अच्छी तरह से समझ गए। इसके बारे में कोई प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप रैंकिंग रखें उत्तर प्रदेश में 1 और 10 की, तो अखिलेश यादव 10वें नंबर पर भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। सिर्फ इसलिए आएंगे कि उनके 111 विधानसभा सदस्य हैं और 37 लोकसभा सदस्य हैं। उनको छोड़ दें, अखिलेश यादव के राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर देखें तो 10वें नंबर पर भी नहीं आएंगे, और 1 से लेकर हर नंबर पर आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो अब ऑपरेशन लाल टोपी का इंतजार कीजिए, देखिए कब इसकी प्रक्रिया तेज होती है। इसकी सुगबुगाहट तो सुनाई देना शुरू हो गई है, इसकी आवाज़ कर्कश ध्वनि में कब बदलती है, केवल इसका इंतजार करना है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।